क्या कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल पहले भारत ने ऐसे असाधारण विचारक कैसे पैदा किए जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था की गहराइयों में उतरेंगे। ये सोचना ही अपने आप में कमाल का है ना। आज हम स्पेशलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, जहाँ ज्ञान अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। वहीं एक ऐसी सभ्यता थी जो गणित, चिकित्सा और भाषा विज्ञान के पॉलीमैथ्स पैदा कर रही थी, और उनका काम आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो इसका जवाब छिपा है गुरुकुल प्रणाली के अनोखे ब्लूप्रिंट में। ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, ये तो समझिए चरित्र बनाने वाली प्रयोगशालाएं थीं। तो आखिर क्या था वो राज? चलिए इस प्रणाली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज से, माहौल, यानी वो जगह जहां ये सब कुछ होता था। गुरुकुल की नींव उसका फिजिकल और मेंटल एनवायरनमेंट ही था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि गुरुकुल प्रकृति के बीच में बसाए जाते थे। जरा कल्पना कीजिए, जब कोई छात्र जंगल में पेड़ों के बीच वनस्पति विज्ञान पढ़ता है तो ज्ञान सिर्फ किताबों तक नहीं रहता, वो उसे अपनी आंखों से देखता है, महसूस करता है। इससे देखने और सवाल पूछने की एक प्रैक्टिकल आदत बन जाती थी। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है कि ये सादगी आज के विज्ञान से कैसे जुड़ती है। सोचिए, हमारी आज की जिंदगी में कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, ट्रैफिक, शोर। गुरुकुल इन सब से दूर थे। इस सादगी का एक वैज्ञानिक कारण था, जिसे आज हम कहते हैं कॉग्निटिव लोड कम करना। जब दिमाग फालतू की चीजों से आजाद होता है, तभी तो वो अपनी पूरी ताकत गहरी सोच में लगा पाता है। और इसी लक्ष्य को संस्कृत में कहा गया एकाग्रता। ये उस सादे और प्रकृति से जुड़े माहौल का सबसे बड़ा मकसद था। एक ऐसा मन तैयार करना जो बिना भटके गहराई से फोकस कर सके। तो माहौल तो तैयार हो गया, लेकिन इस माहौल में ज्ञान का प्रवाह कैसे होता था? यहीं पर गुरुकुल प्रणाली का दूसरा स्तंभ आता है, गुरु और शिष्य का वो अनोखा रिश्ता। गुरुकुल के केंद्र में थी गुरु शिष्य परंपरा। देखिए, ये कोई ट्रांजैक्शनल रिश्ता नहीं था कि टीचर ने लेक्चर दिया और चले गए। ये एक 24/7 वाली मेंटरशिप थी, जिसमें छात्र गुरु के साथ ही रहते थे, हर पल उनके मार्गदर्शन में। यहाँ कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली पढ़ाई नहीं थी। गुरु एक मनोवैज्ञानिक की तरह हर छात्र की प्रकृति, यानी उसकी नेचुरल टैलेंट और झुकाव को समझते थे। अगर किसी में तर्क करने की गजब की क्षमता है, तो उसे न्याय शास्त्र की तरफ मोड़ा जाता था। इससे पक्का हो जाता था कि हर छात्र अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है, किसी मजबूरी में नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सोच को किताबों से पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि गुरु के आचरण को देखकर सीखा जाता था, उसे कैच किया जाता था। जब छात्र अपने गुरु को हर दिन अनुशासन, जिज्ञासा और एक शांत मन के साथ काम करते देखते थे, तो वो उन गुणों को नेचुरली अपना लेते थे। अब जब हमने माहौल और मेंटरशिप को समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि असल में पढ़ाया क्या जाता था। गुरुकुल का पाठ्यक्रम किसी एक विषय तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे एक मल्टी टैलेंटेड दिमाग बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। गुरुकुल प्रणाली ने ज्ञान को 2 धाराओं में बांटा था, अपरा विद्या यानी मटीरियल वर्ल्ड का ज्ञान, और परा विद्या यानी आध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान। उनका मानना था कि नैतिकता के बिना तर्क खतरनाक है और तर्क के बिना आध्यात्मिकता अंधविश्वास है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच थी, एक ऐसा विचारक बनाना जो न सिर्फ दुनिया को समझे, बल्कि दुनिया में सही तरीके से जीना भी जाने। और ये पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा डाइवर्स था, इसमें 64 कलाएं शामिल थीं। इस अप्रोच ने छात्रों में एक नेटवर्क सोच विकसित की, जहां वो अलग अलग फील्ड्स के बीच कनेक्शन देख सकते थे। जैसे एक आर्किटेक्ट जो संगीत भी समझता है, वो इमारतों में एक लय और हार्मनी बना सकता है। मजबूत विचारक किसी एक चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, वे कई फील्ड्स में पैटर्न पहचानने में माहिर होते हैं। तो छात्रों को सिखाया क्या जाता था ये तो हमने देख लिया, लेकिन वे सीखते कैसे थे? ज्ञान को आत्मसात करने का प्रोसेस क्या था? आइए उस कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को समझते हैं। ज्ञान को वैलिडेट करने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस था, श्रुति, युक्ति और अनुभव। यानी पहले गुरु से ज्ञान सुनो, फिर उसे अपने तर्क और साथियों के साथ बहस की कसौटी पर परखो, और आखिर में उसे असल जिंदगी में एक्सपीरियंस करके उसकी सच्चाई को जानो।
इस फ्रेमवर्क ने अंधविश्वास को रोका और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। और ये बात कितनी कमाल की है, ये दिखाती है कि गुरुकुल में इंटेलेक्चुअल ब्रेवरी के कल्चर को बढ़ावा दिया जाता था। सवाल पूछने पर कोई रोक नहीं थी। एक छात्र को अपने गुरु से भी बहस करने की इजाजत थी। बस शर्त ये थी कि वो बहस तर्क और सम्मान पर आधारित हो। और देखिए, ये प्राचीन अनुशासन आज की न्यूरोसाइंस से भी जुड़ा है। ब्रह्मचर्य और एक अनुशासित दिनचर्या जैसी प्रैक्टिसेस दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करती हैं जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही हिस्सा फोकस और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब शरीर पर महारत हासिल करके मन पर महारत हासिल की जाती थी। गुरुकुल में एक राजकुमार हो या एक आम इंसान, सब एक बराबर रहते थे, एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसा खाना खाते। इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मकसद था, अहंकार को खत्म करना। एक मजबूत विचारक को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ईगो सच्चाई को देखने में सबसे बड़ी रुकावट बनता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता की मांग करता है। तो हमने गुरुकुल प्रणाली के हर पहलू को देखा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम सच में काम करता था? इसका सबूत क्या है और आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? इस प्रणाली की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है वो लोग जिन्हें इसने बनाया। पाणिनि को ही लीजिए, उनके संस्कृत व्याकरण के नियम इतने सटीक और लॉजिकल हैं कि आज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आधार भी उन्हीं के काम पर टिका है। सोचिए, हजारों साल पहले का एक विचार आज की टेक्नोलॉजी को चला रहा है। या फिर सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का पितामह कहा जाता है, उन्होंने आज के एनेस्थीसिया के आविष्कार से हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद हटाने जैसी मुश्किल सर्जरी की थी। ये उस गहरे प्रैक्टिकल नॉलेज को दिखाता है जो गुरुकुलों में दिया जाता था। और आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी और ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो भी कोपरनिकस से सदियों पहले। ये कोई अपवाद नहीं थे, ये लोग एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के नेचुरल प्रोडक्ट्स थे जिसे इंसान की क्षमता को उसकी चरम सीमा तक ले जाने के लिए ही बनाया गया था। तो गुरुकुल का सबसे बड़ा सबक ये है कि मजबूत सोच सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आती। इसके लिए एक डिसिप्लिन बॉडी, एक शांत और बैलेंस्ड मन और प्रकृति से गहरा जुड़ाव, इन सब की जरूरत होती है। ये सब क्रिएटिविटी, एथिक्स और डीप फोकस के बारे में है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। आज जब हम एंडलेस इन्फॉर्मेशन और घटते हुए अटेंशन स्पैन के दौर में जी रहे हैं, तो हम इन प्राचीन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि हम सिर्फ जानकारी के कंज्यूमर ना बने, बल्कि सच्ची बुद्धि को, सच्ची प्रज्ञा को विकसित कर सकें।